आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। आज हम अपने एक खास कार्यक्रम सवाल जवाब में एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो देश के भविष्य में और उसके बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर हम उनको एक नेता न कहें, क्योंकि वो हमेशा सामाजिक कार्य करते रहे हैं, दिल्ली सरकार में वो लेक्चरर पद पर तैनात भी रहे हैं, इस समय वो रिटायरमेंट हैं, लेकिन हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से आप राजनीतिक क्षेत्र में आए और अपने वार्ड जहां पर जो 96S है मोलड़वन, वहां से हो सकता है कि पार्टी के सिपाही होने के नाते अगर कोई मौका मिलता है तो क्या वो उसका प्रतिनिधित्व भी करेंगे। इस संदर्भ में भी हम उनसे बात करेंगे। इसके साथ साथ हम उनसे यह भी बात करेंगे कि आपके क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं वो कितने हो चुके हैं, कितने बाकी हैं और ऐसी कौन सी विशेष समस्याएं हैं जिसकी वजह से जनता त्रस्त है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बीके जैन साहब। जी जैन साहब, सबसे पहला सवाल यह है कि आप कितने साल से राजनीति में हैं और आप राजनीति में क्यों आए। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आपने हमारे से प्रश्न पूछने के लिए आप यहां आए। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं राजनीति में पहले भी नहीं था। अब तो मुझे बहुत थोड़े ही दिन हुए हैं, 2-3 महीने पहले मैं राजनीति में आया हूं। मैं इसलिए आना पड़ा राजनीति में कि जो राजनीति में मैंने समाज सेवा की, तो तमाम तरह के राजनीतिकों के साथ मुझे जाने का मौका मिला, उनसे बातचीत का मौका मिला। सभी लोग जनता का दिल से काम नहीं करते हैं। उनके अंदर एक भावना हमने देखी कि जो चुनावों में उनके लिए काम करते हैं, चाहे वो आरडीओ का कोई भी प्रधान, प्रेसिडेंट कुछ भी हो, उसको वो रिगार्ड तभी करते हैं जब उनके लिए उसने काम किया हो, और उसी का वो काम करते हैं। कहने को जरूर होता है कि चुनाव के बाद सब बराबर होते हैं। वास्तविकता ये है कि यथार्थ में ये देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है। मैंने इस बात से इतना, मेरी अंतरात्मा ने जवाब दिया कि इस चीज को बदला जाना चाहिए। और जैसे ही मैं अपने प्रवक्ता अर्थशास्त्र के पद से रिटायर्ड हुआ, तो जो मेरे अंदर भावना भरी हुई थी कि राजनीति में, समाज में कुछ बदलाव लाना चाहिए, तो उस बदलाव के लिए मैंने सबसे उपयुक्त पार्टी आम आदमी पार्टी को पाया, क्योंकि वो गरीबों की बात करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। उनकी सारी योजनाओं का जो फोकस है वो कमजोर वर्ग है, और ऐसा वर्ग जो भारत में इतने वर्षों की स्वतंत्रता के बावजूद भी आज भी अपनी जो है मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया है, आज भी उपेक्षित है। ऐसों के लिए काम करना न केवल राजनीति करना है, बल्कि ये मानवीय धर्म भी है। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने ये बोला कि मैं कुछ करना चाहता हूं समाज के लिए, तो कुछ समाज के लिए कुछ कार्य करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए क्या राजनीति का डंडा हाथ में होना बहुत जरूरी है। देखिए, सामाजिक कार्य करने के लिए राजनीतिक अगर आपकी योग्यता है और राजनीति में अगर आप जो है कहीं से भी कोई आपको स्थान मिलता है, तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। बात यह है, सामाजिक जो लोग काम करते हैं और राजनीतिकों के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, किसी राजनीतिक दल से उनका संबंध नहीं है, तो निश्चित रूप से काम तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनको काम करने में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, एक लंबा समय लगता है। और जब वो राजनीति के क्षेत्र में होते हैं तो काम भी जल्दी होते हैं और वो काम ज्यादा भी करवा सकते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि जब काम ही करना है तो राजनीति में रह करके किया जाए, क्योंकि राजनीतिकों के पास से जो धन लाना होता है, जो बजट लाना होता है, वो ज्यादातर उन राजनीतिकों के पास आता है। अगर राजनीति में हम खुद ही जाएं तो ये बीच का ये मामला जो सुनने में आता है कि राजनीतिक लोग जो है कुछ खा जाते हैं, कुछ पैसा कम पर जनता तक पहुंचता है, उस मामले को हम कम कर सकते हैं। इसलिए हमने राजनीति में सीधा प्रवेश करने का रिटायरमेंट के बाद निर्णय लिया। जी, आपने राजनीति में प्रवेश करने का जो निर्णय लिया, आपका निर्णय अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन आप राजनीति को आज के टाइम में कहां पर देखते हैं, किस पायदान पर देखते हैं राजनीति को आप। देखिए, देश में बहुत लंबे दौर से मैं ये देख रहा हूं कि राजनीति का स्तर गिरता चला जा रहा है, और राजनीतिकों के लोग जो दिन से पहले जो
उनका सम्मान करते थे वो सम्मान अब उनका नहीं रहा है। लोग ऐसे समझते हैं जैसे राजनीति व्यवसाय है और राजनीतिक लोगों भ्रष्ट लोग हैं या राजनीतिक लोग जो अच्छे नहीं होते हैं, तो ये जो एक पीड़ा देने वाली बात है। इसमें बदलाव किया जा सकता है अगर लोगों के दिलों को छुआ जाए, लोगों के काम किए जाए, लोगों का सम्मान किया जाए और वास्तव में ईमानदारी राजनीति से राजनीति की जाए। हमारी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, उसके जो मुखिया हैं केजरीवाल जी, उनका शुरू से एक सपना रहा है कि एक ईमानदार राजनीति की जाए, एक स्वच्छ राजनीति की जाए, एक विकास की राजनीति की जाए, एक सबके भले की भाईचारे की राजनीति की जाए, और ये बात उन्होंने करके दिखाई है और ये काम आगे हमारा जारी है पार्टी का। इसलिए हमने इस पार्टी को भी चुना और हमारे आदर्श भी आदरणीय केजरीवाल साहब हैं जो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं। आम आदमी पार्टी के साथ साथ इससे पहले आपके कुछ रिलेशन स्थानीय नेता बीजेपी के जो हैं उनसे भी रहे हैं, उनके साथ भी आपकी कई मीटिंगें हुई और होती रहती है, चर्चा हो जाती है, क्योंकि जब मित्र हैं तो आपस में बैठते हैं तो बातचीत भी होती है। तो क्या बीजेपी की नीतियां आपको ठीक नहीं लगी? क्या वजह थी? या कांग्रेस की नीतियां ठीक नहीं लगी? क्या वजह थी जो कि आपने उन पार्टियों का दामन न थाम के आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा? देखिए, मैं बहुत लंबे समय तक समाज सेवा से जुड़ा रहा। IWF का लंबे पीरियड से तक करके 20-25 साल में प्रेसिडेंट रहा। तो उस दौरान हमारा जिन राजनीतिज्ञों से हमारा मेल जोल हुआ या जिनसे मुलाकात हुई, तो उसमें हमने ये पाया कि मैं रामवीर सिंह बिदोड़ी के ज़्यादा नजदीक रहा। मैं उनका आदर करता हूँ, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वो मेरे बड़े भाई भी हैं। और मैंने देखा कि उनसे हमें जब काम की जरूरत पड़ी तो जो काम के हमने उनसे कहा उसमें कुछ काम उन्होंने किए भी। तो मैं ये बात मान के चलता हूँ कि मैं उनके नज़दीक रहा हूँ। बाकी मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं था, ना मैं हो सकता था, क्योंकि मैं दिल्ली सरकार की सेवा में था। और अब दिल्ली सरकार की सेवा निवृत्त होने के बाद मैंने ये निर्णय लिया है और मैं कांग्रेस वगैरह या अन्य पार्टियों के किसी के संपर्क में नहीं रहा। निजी तौर पर यहाँ पर रामवीर सिंह बिदोड़ी जो है विधायक रहे, आज वर्तमान में चौथी बार वो विधायक हैं, उनसे मेरा निजी संपर्क रहा, निजी दोस्ती रही और राजनीतिक तौर से कोई ज्यादा संबंध नहीं रहा। चलिए, राजनीतिक तौर पर आपका किसी से संबंध नहीं रहा, आप क्योंकि यहाँ पर सरकारी पद पर थे, इसीलिए राजनीति का डंडा हाथ में थामना उस समय उचित भी नहीं था। अब आप हमें ये बताइए, जो आपका क्षेत्र है, आप आम आदमी पार्टी में पूर्वांचल शक्ति के जिला के उपाध्यक्ष भी हैं, पूर्वांचल को आप कहां पर खड़ा देखते हैं अपने जिला में? देखिए, मैं दक्षिण दिल्ली लोकसभा में पूर्वांचल का उपाध्यक्ष हूं। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि पूर्वांचल के लोगों की हमेशा से उपेक्षा होती रही है दिल्ली में। ठीक है कि वर्तमान समय में हमारी पार्टी ने पूर्वांचल के लोगों को बहुत आगे बढ़ाया है। कभी दिल्ली में 70 छठ घाट हुआ करते थे, हमारी पार्टी आई तो वो 70 से बढ़ा करके आज 2000 से ज्यादा छठ घाट बनाए। इसके अलावा पूर्वांचल के लोगों को राजनीति में उनका कोई विशेष स्थान नहीं था और एक दो ही लोग हुआ करते थे जिनकी राजनीति में कोई पैठ थी। आज बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग विधायक हैं, कई लोग पूर्वांचल के जो लोग हैं वो बड़े अच्छे पदों पर हैं दिल्ली में। ये हमारी पार्टी का योगदान है, हम लोगों का योगदान है। और पूर्वांचल जबकि सच्चाई यह है कि दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करता है। दिल्ली में जो सत्ता है वो पूर्वांचल के इर्द गिर्द घूमती है। जितने लोग बाहरी लोग हैं, दिल्ली उन्हीं से जो है चलती है। अगर वो दिल्ली में बाहर के लोग ना हो तो दिल्ली एक बार को ठप हो जाएगी, राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या व्यवसायिक क्षेत्र हो। सर, आप बिल्कुल अपनी जगह ठीक कह रहे हैं। जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं पहले से मौजूद, वो भी यही बात कहते हैं कि अगर पूर्वांचल के लोग यहाँ पर न हो, उनका योगदान न हो तो दिल्ली ठप हो जाएगी। लेकिन योगदान तो रहता है, लेकिन भागीदारी कहाँ है? देखिए, अब तक यही होता रहा है कि पूर्वांचल के लोगों की भागीदारी कम रही है, लेकिन अब धीमे धीमे सभी पार्टियों में ये बात आगे बढ़ी है। जैसे जैसे पूर्वांचल के लोग जागरूक हुए हैं, उनमें यूनिटी बढ़ी है, तो पार्टियों के अंदर भी ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि यदि हम पूर्वांचल के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो परिणाम जो है हमारे अनुकूल नहीं रहेगा। इसलिए सभी में होड़ लगी हुई है और सभी लोग पूर्वांचल के लोगों को अब चाहने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जरूर है जो पूर्वांचल के लोगों को दिल से नहीं चाहती है, क्योंकि उसका इस बात का ये उदाहरण है कि जब छठ घाट जो है बन रहे थे तो पूर्वांचल के तमाम साथी, हमारे तमाम मित्र जो है इन छठ घाटों के निर्माण में जो है बाधा उत्पन्न कर रहे थे, जबकि करना उनको सहयोग चाहिए था। पूर्वांचल के लोगों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में 7 सांसद हैं।
क्या उनको ये नहीं सोचना चाहिए था कि जिनके वोट से हम जीत करके आए हैं, आज उनके जो इतना छठ जैसा महापर्व और उस पर हम उनके छठ घाटों के बनने में, निर्माण में अगर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो यह कहीं से भी उचित नहीं है। मैं इसको उचित नहीं मानता। चलिए, आप उस उचित नहीं मानते हैं, भाजपा पर सीधा सीधा आप आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, यानी आपकी सरकार है। पॉल्यूशन यमुना में इतना है और यमुना साफ करने की जिम्मेदारी भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से ही यह बैन लगाया गया कि यमुना के किनारे इस बार छठ पूजा नहीं होगी। क्या वजह रही, जो कि बार बार भाजपा भी ये प्रश्न उठाती रही कि यमुना की सफाई में घोटाला हुआ। अगर यमुना की सफाई हो जाती तो शायद हो सकता था कि जो छठ पूजा है वो यमुना के घाटों पर होती। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि यमुना में पॉल्यूशन है, और ये भी बात बिल्कुल सच है कि कोरोना के इस पीरियड में यमुना में छठ पूजा नहीं हो सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा, छठ पूजा हम ये नहीं कह रहे कि यमुना में क्यों नहीं की या क्यों नहीं मनाने दी। सच्चाई यह है कि जो छठ घाट बने हुए थे उनको पुनर्निर्माण उनका जो होना था, जो वो अस्थायी रूप से खोले जाने थे, उन पर भारतीय जनता पार्टी ने द्वारका में, रोहिणी में, भवाना में जो विघ्न डाला, वो विघ्न कहीं से भी उचित नहीं लगता है। जहां तक सवाल है यमुना की सफाई का, निश्चित तौर से हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है और हमें ये हमारा काम है। उसकी सफाई पर हम पूरी तरह से फोकस किए हुए हैं। यमुना को साफ करना इतना आसान काम नहीं समझिए जितना आप लोग सोचते हैं, क्योंकि यमुना जब हरियाणा से निकल करके आती है तो वहां से बहुत प्रदूषित होकर के आती है। उत्तर प्रदेश में भी यमुना का बहुत प्रदूषण है। हाँ, बात यह है दिल्ली में यमुना का थोड़ा सा इलाका है तो प्रदूषण जो है पूरी दिल्ली का उसमें जाता है। उसकी सफाई पर हमें ज्यादा केंद्रित होना पड़ेगा, ज्यादा उसके लिए संसाधन उत्पन्न करने होंगे और इस काम में हमारी सरकार लगी हुई है। हम दिल्ली में यमुना को निश्चित रूप से पूरी तरह से प्रदूषण से मुक्त करेंगे और उसमें काम में हम लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप हैं उनके पास कुछ करने को तो है नहीं, वो केवल आरोप लगाते हैं दिल्ली सरकार पर। उनका एक ही मकसद है कि हम किस तरह से केजरीवाल जी को कमजोर करें, जिससे दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार कमजोर हो और हमारा रास्ता खुले। वो कभी सकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं, वो आरोपों की राजनीति करते हैं और उनके पास जो काम करने के लिए कुछ नहीं होता है। चलिए, आपने साफ साफ इनकार किया है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी पर आरोप लगते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगते रहते हैं, हम मानते हैं आपकी बात को। साथ साथ आप ये बताइए कि जो एनडी शर्मा जी पहले विधायक थे यहां से, उनकी टिकट क्यों काटी गई, क्या वजह थी? देखिए, एनडी शर्मा जी के इनके साथ जो लोग थे, कई उसके कारण हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। सबसे ज्यादा तो पार्टी को इस मामले में पता है, क्योंकि मैं अभी तत्काल ही मैंने पार्टी ज्वाइन की है। जो मेरे संज्ञान में लाया गया या जो मुझे ज्ञात है वो मैं आपको बताऊं। एनडी शर्मा जी ने धीमे धीमे जो पार्टी के पुराने वफादार सिपाही थे उनके साथ उनके रिश्ते जो है खराब होते चले गए। दूसरी बात यह है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी उन्होंने लगाए, उनके सबूत भी पार्टी को भेजे। पार्टी को ने जब ये महसूस किया कि हमारे पास जो है कोई दूसरा वहां पर उपयुक्त उम्मीदवार, जो ताकतवर उम्मीदवार हो, जो पार्टी को जिता सके, ऐसा उम्मीदवार नहीं है, तो पार्टी ने उनको बातचीत की जिससे कि कोई रास्ता सुधारा जाए। लेकिन नारायण शर्मा जी अपने रास्ते पे ही चलते रहे और अंततः पार्टी को एक ऐसा उम्मीदवार मिल गया जो 2 बार से यहाँ विधायक था और उसकी छवि भी ठीक थी। साथ साथ जो है पार्टी में उनके साथ यहाँ उनका पर्सनल वोटर उनके साथ टच में था। तो जब पार्टी ने इन सब बातों को देखा तो दूसरा विकल्प जब मिल गया पार्टी को, तो पार्टी ने टिकट जो है दूसरे कैंडिडेट को दे दी। और इसमें कोई हद नहीं है, ऐसा है, सभी पार्टियां ऐसा करती हैं, एक टिकट पर एक ही व्यक्ति का सदा अधिकार बना रहे, ऐसा नहीं होता है किसी भी पार्टी में। और जिस पर पार्टी के अंदरूनी आरोप भी लगते हैं तो सबसे पहले आरोपों से मुक्त होना पड़ता है, तब पार्टी टिकट देती है। ये आरोप लगाना कि पार्टी ने किसी गलत कारण से टिकट काट दिया, ऐसा मैं नहीं समझता। चलिए, नारद तिवारी के ऊपर आरोप लगे, आप खुद कह रहे हैं आरोप लगे, उनकी गलत गतिविधियों के कारण उनकी टिकट काटी गई, ये आरोप आपने खुद ही अपनी पार्टी के जो विधायक थे पूर्व पर लगाए। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने ये बोला कि पार्टी के पास ऐसा कोई उपयुक्त यानी सही जिसकी जनता में पकड़ हो, कोई उम्मीदवार नहीं था, जिस वजह से यहां पर जो 2 बार विधायक रह चुके हैं राम सिंह नेता जी, उनको टिकट देना पड़ा। क्या एमसीडी में भी ऐसा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई उनके पास
पहले मैं आपकी एक बात को करेक्ट कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनको टिकट देना पड़ा। पार्टी ने उनको उपयुक्त पाया, पार्टी ने उन्हें उपयुक्त समझा, अपने जो भी उनके पैमाने थे उस पर उनको फिट पाया, तब राम सिंह नेताजी को टिकट दिया। हमारी कोई मजबूरी में उनको टिकट नहीं दिया। दूसरी बात है, एमसीडी में जो स्वच्छ छवि के उम्मीदवार हैं, जो काम कर रहे हैं, बाकायदा उनका सर्वे होगा, पार्टी सर्वे कराएगी। सर्वे में जिनका काम अच्छा होगा, सर्वे में जिनकी जनता जिनके साथ दिखाई देगी, जो रेपुटेशन जिनकी हर तरह से ठीक होगी, जिनके अंदर काम करने की क्षमता दिखाई देगी, पार्टी जिनको टिकट देगी उसके पैमाने जो है अलग तरह के पार्टी ने फिक्स किए हुए हैं। उन सारे पैमानों पर अगर उन पर जो है जो उनके जो मेजरमेंट के तरीके हैं, एक उम्मीदवार में जो चीजें चाहते हैं वो जो फुलफिल करेगा उसको टिकट मिलेगा। चलिए, आपने बोला कि जो मेजरमेंट के हिसाब से जो ठीक बैठेगा, सटीक बैठेगा, उसको टिकट मिलेगा। इसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब, आपने बोला कि पार्टी सर्वे कराएगी। ये पार्टी के उम्मीदवार को एमसीडी की तैयारी करने का समय है, न कि अब सर्वे का समय है। क्योंकि कोई भी उम्मीदवार जब तक तैयारी नहीं करेगा, क्षेत्र में जाएगा नहीं, उसको पता लगेगा कि मेरी भागीदारी कुछ सुनिश्चित लग रही है, तभी तो वो कुछ कर पाएगा। हमारी पार्टी में सारे उम्मीदवार अभी काम कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं, और अब उनकी स्पीड और ज्यादा बढ़ी हुई है। सारे लोग काम कर रहे हैं, और काम करने में तो पार्टी हमारी पहले भी पीछे नहीं थी, ना अब है। अब ये जरूर है कि जो उम्मीदवारी अपनी पेश करना चाहते हैं, उन्होंने अपने काम की गति को बढ़ा दिया है। तो इस तरह की कोई हमारे पास समस्या नहीं है कि उम्मीदवारों को टाइम लगेगा। टाइम क्या, पहले से काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहा है। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में वो लगे हुए हैं। जो जो उनको जहां जरूरत पड़ती है जनता की सेवा करने की, जिस तरह से भी उचित लगता है वो सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे। चलिए, दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसे आप पूर्वांचल शक्ति के जिला के उपाध्यक्ष भी हैं, आप क्या चाहते हैं? पूर्वांचल वाले को टिकट आपके वार्ड से देना चाहिए या फिर यहाँ पर स्थानीय पहले से इलेक्शन लड़ चुके हैं उनको देना चाहिए? देखिए, ये टिकट का जो मामला है ये पूरी तरह से पार्टी पर निर्भर करता है। जो पार्टी इस मामले में जो फैसला लेगी, अब उनका क्या है, सारे पूर्वांचलियों को टिकट दे दिया है, ये भी संभव नहीं है। नहीं, सारे की बात नहीं कर रहा हूं। आपका निर्णय, आपका विचार क्या है? क्या पूर्वांचल को टिकट मिलनी चाहिए यहाँ से, जिससे कि पूर्वांचल वासियों की तादाद भी काफी है? देखो, पूर्वांचल वासियों की तादाद काफी है, तो पार्टी उसी अनुपात में उनको टिकट देगी। उसका ख्याल रखेगा, पहले भी रखा है, हमेशा रखती है। हमारे बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो दिल्ली में विधायक हैं और जो काउंसलर का चुनाव लड़ेंगे, उन सबका पार्टी ख्याल रखेगी। और ये काम पार्टी का है, इसमें हमें किसी हस्तक्षेप या इसमें किसी सलाह देने की जरूरत नहीं है। पार्टी हमेशा से उचित काम करती रही है, अब भी कर रही है, आगे भी करती रहेगी। और जहां तक टिकटों का सवाल है, इसकी एक बहुत बड़ी कमेटी होगी, पार्टी के बहुत सीनियर नेता उसमें बैठेंगे, वो बहुत सोच समझ करके उचित निर्णय उचित समय पर करेंगे। इसमें हमें किसी दखलंदाजी की जरूरत नहीं। चलिए, क्या आप टिकट की दौड़ में हैं, हाँ और ना? देखिए, ऐसा है, जब राजनीति में आए हैं और अगर पार्टी हमें निर्देश देगी तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। वैसे हमने कोई बहुत बड़ा इस इरादे को बना करके नहीं आए हैं कि हमारी कोई शर्त भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी जिद नहीं है कि हमें चुनाव लड़ना ही लड़ना है। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, मैं पार्टी में सेवा करने के लिए आया हूं। मुझे कुछ मिलेगा तो भी पार्टी की सेवा करूंगा, कुछ नहीं मिलेगा तो भी पार्टी की सेवा करूंगा। मेरी ये पहली पार्टी है और अंतिम पार्टी है। सेवा करना हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो हम जरूर करेंगे। जहां तक सवाल है कि अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया या पार्टी ने मुझे इस लायक समझा, या लोगों ने, सभी लोगों ने, पार्टी ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, साथ साथ सभी जो हमारे और मिलने जुलने वालों ने, हमारे स्थानीय जो यहाँ पर विधायक हैं, जो विधायक चुनाव हार चुके हैं, आदरणीय श्री राम सिंह नेताजी, अगर उन्होंने भी ये फैसला लिया तो हम चुनाव लड़ेंगे। चलिए, अगर आपको टिकट मिलती है, पार्टी आपको इस योग्य समझती है कि डॉक्टर बीके जैन साहब को टिकट दी जाए, आपके पास ऐसे क्या समीकरण है जो आप सीट को निकाल सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा समीकरण तो हमारा यह है कि यहाँ बाहर के लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। पूर्वांचल के जी और बाहरी लोग। हमारा केवल पूर्वांचल को फोकस नहीं है, हम बाहर के लोगों की बात करते हैं, प्रवासियों की। और प्रवासियों की हमेशा उपेक्षा रही है, उनकी उपेक्षा करती रही है हर पार्टी। तो अगर हमें टिकट मिलेगा तो जिन प्रवासियों की उपेक्षा होती रही है, उनके अंदर भी एक सपना है, उनके अंदर भी एक इच्छा है
कि कभी हमारे बीच का कोई उम्मीदवार हो और हम उसे जिताएं और वो हमारी सेवा करे, और वो उनका भी उद्देश्य और हमारा भी उद्देश्य कॉमन उद्देश्य है, वो उद्देश्य पूरा होगा और निश्चित तौर से सफलता मिलेगी और मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा, मैं आपको ये भी बता दूं। एक ये है कि आपके क्षेत्र की अभी सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं एमसीडी की? देखिए, एमसीडी में तो कोई काम ही नहीं होता है, ये साफ सफाई भी ढंग से नहीं करते। एमसीडी के जितने भी कार्य हैं, ये कोई भी काम इन्होंने ठीक नहीं किया। यहाँ तक है, देखिए कि एमसीडी को जो काम इस क्षेत्र में करने चाहिए, अच्छे स्कूल, प्राइमरी के स्कूल होने चाहिए। हमारी दिल्ली की एजुकेशन देखिए, दिल्ली सरकार की, कि वहां पूरे हिंदुस्तान का सर्वे हुआ। उस सर्वे में अगर देखा जाए तो 10 स्कूल सेलेक्ट हुए, जिनमें 4 दिल्ली का सेलेक्ट हुए। ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं आदरणीय मनीष सिसोदिया जी, उनके काम का ही ये परिणाम है, उनकी सोच का परिणाम है कि दिल्ली की एजुकेशन इतनी अच्छी है। क्या ये एजुकेशन नगर निगम में इतनी अच्छी नहीं हो सकती है? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है, नगर निगम से बिल्कुल ऐसे बच्चे आते हैं जैसे लगता है कि इनको कुछ पढ़ाया नहीं गया है। अब वो 6ठी क्लास में जब वो हमारे पास दिल्ली सरकार के स्कूलों में जाते हैं तो उनको संभालना हमारे लिए एक बहुत मुश्किल काम होता है, और हम उस मुश्किल काम को भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। यदि अगर नगर निगम में अगर हमें हमारी सत्ता आ गई तो हम आपको वायदा करके आज बता रहे हैं कि हम नगर निगम में एजुकेशन सुधार देंगे तो दिल्ली सरकार जो है विश्व के रिकॉर्ड को तोड़ेगी और इतने अच्छे बच्चे, इतनी अच्छी एजुकेशन होगी कि सारा संसार ये देखेगा कि भारत में और खासतौर से दिल्ली में और दिल्ली सरकार के अधीन जो एजुकेशन है उसको देखने बाहर के लोग आएंगे। अभी भी अमेरिका से जो ट्रंप जी, जो राष्ट्रपति जी उस टाइम पे आए थे, उनकी फैमिली ले जाकर के दिल्ली के स्कूल देखे थे। ये हमारे गौरव की बात। मैं एमसीडी की बात कर रहा हूं। यहाँ पर जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जैसे पानी की निकासी है, नाली है, खरंजे हैं, तो इनकी मतलब कितनी समस्याएं अभी मौजूद हैं? देखिए, एजुकेशन पे मैंने आपसे बात कर ली, मैं अब आपको बताता हूं। जहां तक सवाल है पानी की निकासी का, एमसीडी के लोगों ने कभी इस मामले में गंभीरता से निर्णय नहीं लिया। जहां तक सवाल है, जो नालियां हैं वो चौक रहती हैं, और चौक होने का परिणाम यह है कि चाहे बरसात के दिनों में बारिश हो, चाहे जाड़े के दिनों में हल्की बारिश हो, जैसे ही बारिश होती है नालियों का पानी सड़कों पर बहता रहता है और वो सड़कें खराब होती हैं। नगर निगम के कार्य खराब होती हैं और बदनाम दिल्ली सरकार होती है, क्योंकि सरकार को वो रोड बनाने होते हैं और उन रोडों के ऊपर, ये प्रकृति का पहले से सिद्धांत है, जब कंक्रीट के ऊपर पानी भर जाता है तो वो कंक्रीट पर पड़ा हुआ माल सड़क खराब होने लगता है और एक दिन उसमें गड्ढे पड़ने लगते हैं। इस सब का कारण जो है, सारी समस्याओं की जड़ एमसीडी है। एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है, वहां कमाई के सारे साधन हैं। आप ये देखिएगा, हमारे नहर पार ओजोन लगा रखा है और ओजोन के नाम पर बहुत तगड़ी उगाई हो रही है और इन लोगों के कारण ओजोन लगा हुआ है। 20 जुलाई 2008 का एक लेटर है जिसमें ऑब्जेक्शन एंड सजेशन मांगे गए थे। तत्कालीन विधायक आदरणीय रामवीर सिंह बिदोड़ी जी ने वो ऑब्जेक्शन जमा नहीं किए, परिणामतः वो ओजोन लग गया और आज उस ओजोन की कमाई, वो ओजोन का जो है कमाई का साधन बना। चलिए, आपने ओजोन की बात की तो हम ओजोन के बारे में आपसे ये सवाल करना चाहते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है? दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ओजोन का जो क्षेत्र है उसमें क्यों नहीं डिमार्केशन लगवा देते हैं? कितना क्षेत्र ये ओजोन में आ रहा है, क्यों नहीं लगवाते हैं? क्या वजह है? मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, ये मुद्दा जो है दिल्ली सरकार का या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नहीं है। ये सब झूठी बातें हैं या नासमझी की बातें हैं। ये केंद्र का मुद्दा है, डीडीए का मुद्दा है। आज कोर्ट में केस पेंडिंग भी है। ये सारा काम जो है डीडीएमए के खिलाफ अभी भी लोग हमारे धरना दे रहे हैं, कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं। आप ये देखिएगा कि ये ओजोन किसके लेटर से लगा, किसने लगाया। ये 2008 में जब जो है डीडीए ने लगाया है, तो यहाँ अगर डीडीए या कोई भी एजेंसी, इवन लोकल विधायक आज की डेट में भी आदरणीय रामवीर बिदोड़ी जी हैं, अगर वे कोई मांग करते हैं या उनको कोई जरूरत पड़ती है तो दिल्ली सरकार डिमार्केशन ही केवल करके नहीं देगी, उनका हर तरह से उनका सहयोग करेगी। अगर उन्होंने कोई लेटर लिखा है डीडीए ने और दिल्ली सरकार ने उनको डिमार्केशन करके नहीं दिए तो हम दोषी हैं। अगर लोकल विधायक ने इस तरह का कोई मुद्दा लिख करके दिया है कि हमारे को डिमार्केशन की जरूरत है तो हम दोषी हैं। कहीं से किसी डिमार्केशन की जरूरत नहीं, डिमार्केशन ऑलरेडी हुई पड़ी है। केवल मुद्दा इस बात का है कि जो डीडीए में इन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया, इसलिए ओजोन लगा। और ओजोन को बाद में जो है राम सिंह नेताजी जब विधायक बने तो उन्होंने अपने प्रयास से हटवा दिया, उस पर कोर्ट में स्टे हो गया। आज की डेट में नगर निगम में इनके लोग हैं,
दिल्ली सरकार में जो विधानसभा है उसमें हमारे आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी यहाँ से विधायक हैं, हमारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो भी भाजपा के हैं, आदरणीय रमेश बिधूड़ी जी हैं। केंद्र में सरकार भी जिसका ये मुद्दा है वो भाजपा की है। मुझे तो यही बात कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि ऐसा क्या कारण है कि ये ओजोन हट नहीं पा रहा। चलिए, ये है कि ओजोन भारतीय जनता पार्टी ने कमाई का जरिया बना लिया है। देखिए, मैं किसी पार्टी के लिए इस तरह का शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ओजोन को हटाना और लगाना इन्हीं के हाथ का काम है। लगा इनके कारण है और हटाना जो है इनके हाथ में है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जो डीडीए है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है और जो है यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो जो है केंद्र सरकार के आदेशों को मना नहीं कर सकते, उसके विपरीत नहीं जा सकते। और जो है हमारे जो एलजी साहब हैं, अगर वो गृह मंत्रालय को कोई फाइल भेजेंगे तो उस पर सुनवाई होगी। ये मामला बहुत गंभीर है, शहरी विकास मंत्रालय का मामला है। आदरणीय हरदीप पुरी जी जो शहरी विकास मंत्री हैं उनके लेवल का मामला है और डीडीए के स्तर का मामला है। और इसको जो है भारतीय जनता पार्टी के जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, लोकल हमारे विधायक हैं, जब तक वो नहीं चाहेंगे कोई भी सरकार, कोई भी एजेंसी दिल्ली की जो है इस समस्या का हल नहीं निकाल सकती। चलिए, एक लास्ट सवाल हमारा ये है कि आपने बोला था कि आपने आम आदमी पार्टी का दामन इसलिए थामा क्योंकि आप केजरीवाल की जो नीतियां हैं उससे प्रभावित थे, उनकी जो कार्य करने की शैली है उससे आप प्रभावित थे। चलिए, ये दिल्ली सरकार की बात है। केंद्र सरकार में मोदी सरकार है। मोदी सरकार के काम के लिए आप मोदी को कितने वोट देंगे? 100 में से कितने वोट देंगे, कितने परसेंट? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से आदमी मोदी साहब का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस क्षेत्र के जो नेता लोग हैं उन्होंने इस क्षेत्र को क्या किया है आप बताइए। एक प्रतिभा विकास विद्यालय यहाँ चाहिए, एक डिग्री कॉलेज यहाँ चाहिए, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग, और जगह उपलब्ध है। एनटीपीसी की जगह खाली हुई है, कभी वो किसानों ने एनटीपीसी को दी थी, आज लौट करके जो है सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास फिर से वापस आ गई है और उसमें ये पार्क वगैरह बना करके बिगाड़ना चाहते हैं उस जगह को। मैं ये कहता हूं, अगर गरीबों को से इनको प्यार है और उनकी गरीबी दूर करनी है तो उसके इनके बच्चों को पढ़ा लिखा करके एक ऑफिसर बना दीजिए, उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। और उसके लिए उनको डिग्री कॉलेज चाहिए, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, और उनके बच्चों के लिए एक प्रतिभा विकास विद्यालय चाहिए। एक इस इलाके को एक ऐसा हॉस्पिटल चाहिए कि आदमी को सफदरजंग और मेडिकल न जाना पड़े, क्योंकि कई लोग तो ऐसे होते हैं लास्ट स्टेज पर घर से भागते हैं और रास्ते में ही जो कलेक्ट कर जाते हैं। तो ये काम ये क्यों नहीं करते? क्या डेवलपमेंट केवल सड़क बनाना, गली बनाना, नाली बनाना ही डेवलपमेंट है? चलिए, मान लिया हमने कि प्रतिभा स्कूल कोई भी केंद्र सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एमसीडी की तरफ से कोई भी स्कूल नहीं बना। दिल्ली सरकार ने कितने स्कूल बनाए उसकी जरा गिनती करा दीजिए हमें। देखिए, मैं आपको बता दूं, नए स्कूल बता दीजिए कितने बनाए। देखिए, आप हमें जगह दे दीजिए, आपको मैं स्पष्ट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी हमें जगह उपलब्ध करा दे, डिग्री कॉलेज हम बना देंगे। जगह का मामला है, जो जमीन है वो केवल जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्र के अधीन है। हमारे पास दिल्ली में जमीन नहीं है, हम बनाएं तो बनाएं कहां पर? हम बनाना चाहते हैं। आज इस क्षेत्र में हमारे पास दो बाधाएं हैं, एक जमीन की बाधा है, एक विधायक की भाषा है। अगर विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी का है तो हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, वो प्रार्थना हमारी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं या उनका मुद्दा है, या उनका मतलब है। मैं ये कहना चाहता हूं, गरीब जनता के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इन गरीबों के लिए काम कीजिए। लेकिन अगर कोई नहीं सुन रहा है तो आप इस बात को उनसे पूछिए। चलिए, हमारा एक सवाल था, उसका आपने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। दिल्ली सरकार में आप केजरीवाल से प्रभावित होकर आपने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। इसके साथ साथ केंद्र में मोदी सरकार जो काम कर रही है, आप एक लेक्चरर पोस्ट से रिटायरमेंट हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में काफी बुद्धिजीवी हैं। केंद्र को मैंने बोला था 100% में आप कितने परसेंट नंबर देंगे मोदी सरकार को? मोदी सरकार हर मोर्चे पर तो फेल है। एक बार बताओ, वो जिन मुद्दों को लेकर के आए थे कि गरीबों के लिए ये करेंगे, क्या किया उन्होंने? महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम नहीं की। उन्होंने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बटने दूंगा, सब कुछ तो बेच रहे हैं। क्या उनसे कौन सा ऐसा मोर्चा है? कभी वो जीएसटी के खिलाफ हुआ करते थे, बाद में जीएसटी ले आए, एफडीआई के वो खिलाफ हुआ करते थे, एफडीआई ले आए, और वो कहते हैं मेक इन इंडिया। चाइना जैसे से तो वो मूर्ति बनवाते हैं आदरणीय पटेल जी की। उन्होंने काम क्या किया, देश को क्या दिया है?
सब कुछ प्राइवेट करे दे रहे हैं, ऐसे बेच रहे हैं जैसे कोई कपूत बच्चा भी अपनी जो संपत्ति को नहीं, अपने बाप की संपत्ति को नहीं बेचता। ये देश कम देश से प्यार करने वाले लोगों को अरे कुछ बनाइए और फिर बेचिए, ये अच्छा लगता है। चलिए, ऐसा नहीं है पुराना बना हुआ आप बेच दें। चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी की बात रही, अब कांग्रेस पार्टी भी पोल खोल यात्रा निकाल रही है इस समय दिल्ली सरकार के खिलाफ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने कर्मों का असली भुगतान और सजा पा रही है। कांग्रेस पार्टी ने अगर अच्छा काम किया होता, उसके नेता अगर ईमानदार होते, जनता को दिल से प्यार करते, दिल्ली में वास्तव में वो दिल से काम करते, तो आज उनकी ये स्थिति नहीं होती। उन्होंने भ्रष्टाचार को पूरी तरह से बढ़ाया, उन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, दिल्ली की जनता ने उनको उसकी सजा दी है। अभी उनको सजा भुगतने का टाइम लंबा है और उन्हें जो है इस तरह की पोल यात्रा तो तब निकालेंगे कि कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस ही क्या कर रही है, बताइए कांग्रेस ने क्या किया है? मैंने आपको सीधा सीधा सवाल ये किया था, कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया। आपने ही बोला इतने साल कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस ने कोई कार्य नहीं किया। आपने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए, आपने बीजेपी पर भी सवाल खड़े किए। मैंने वही प्रश्न किया था, कांग्रेस ने 70 साल 75 साल 2 साल 5 साल जो भी राज किया, उन्होंने कोई काम नहीं किया। तभी तो मैं आपको पूछ रहा था कि मोदी सरकार को 7 साल हुए हैं, उनको आप कितने नंबर देना चाहेंगे? कुछ उन्होंने एक आध काम ऐसा किया है देश के लिए? देखिए, कांग्रेस ने ऐसा नहीं, मैं कह रहा कि कोई काम नहीं किया। उन्होंने, कांग्रेस ने दिल्ली में पिछले वर्षों में भ्रष्टाचार ज्यादा किया और जो काम किए वो कम किए, इसलिए अंततः ये कहना पड़ा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम के नाम पर, देखिए हमारे सांसद जी हैं, उनका कोई काम बनता है, हमारे विधायक जी हैं, ये काम जो हमने गिनाए कॉलेज वगैरह, ये उन्हीं के माध्यम से होने हैं और उन्हीं को करवाने हैं। तो आप ये बताइएगा, मोदी सरकार का जहां तक सवाल है, मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में क्या दिया है, आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा? आप लोग पूरे क्षेत्र में घूमते हैं। और अगर विकास के मामले में हम मोदी जी को देखें तो विकास का तो एजेंडा ही उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने तो केवल हिंदू मुस्लिम पर वोट लिया, हिंदू मुस्लिम की बात की, देश के बंटवारे की बात की। तो हमेशा ही एक ही बात होती है कि देश पर कब्जा मुसलमान कर लेगा। मुसलमान और हिंदू के बीच में जो खाई चौड़ी हो रही है, वो केवल इसी शासन में हो रही है। क्या अब तक जब 70-75 साल से देश नहीं चल रहा था? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने विकास के रास्ते के जो काम है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया है, लेकिन सच्चाई यह है जितना विकास का कार्य होना चाहिए था उसका 1/4 भी नहीं हुआ है। इसका मतलब है केवल 25% से ज्यादा उनके नंबर नहीं होने चाहिए। जी, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर बीके जैन से, जो आम आदमी पार्टी के साउथ दिल्ली जिला के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने हमारे कार्यक्रम सवाल जवाब में बड़ी बेबाकी से अपने प्रश्नों के उत्तर दिए। इसके लिए हम बीके जैन साहब का धन्यवाद करते हैं। इन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर और उसके साथ साथ कांग्रेस पर आरोप लगाए कि ये पार्टियां सिर्फ कहती हैं, करती कुछ नहीं है। विकास का एजेंडा तो इनके कहीं डिक्शनरी में भी नहीं है। और जो केजरीवाल सरकार है, उनको जो उनकी नीतियां हैं, उनसे प्रभावित होकर के जैन साहब ने आम आदमी पार्टी का दामन तो थाम लिया है। अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी जिस तरीका से डॉक्टर बीके जैन साहब अपनी जो अपेक्षाएं रखते हैं, क्या पार्टी भी उनकी हैसियत देखते हुए, उनको एक एजुकेटेड देखते हुए, क्या उनको कुछ दे पाएगी? अब तक के लिए जो भी हमने प्रश्न किए, उनके जवाब दिए, उसके लिए हम जैन साहब का धन्यवाद करते हैं। जी जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी हमारी किसी सक्सेस से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।